वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 3 वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो है ये एक कविता है और प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको शब्दार्थ के साथ व्याख्या बता दूंगी। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारूं बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये जो कविता है, चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री ये प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी, उदधी होता है समुद्र, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, भू यानी भूमि, नभ कहते हैं आसमान को, और दिगंत होते हैं दिशा के छोर को दिगंत बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि हिमाचल पुकार रहा है कि समुद्र बार बार गरज कर कह रहा है, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर और दक्षिण दिशाओं सभी 10 दिशाओं से यही प्रश्न आ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। तो मधु होता है शहद, मिठास, और अनंग होते हैं कामदेव। वसु वसुधा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, और कंत कहते हैं पति या प्रिय को। तो यहाँ पर बोला गया है कि फूली सरसों यानी जो सरसों होती है उसका रंग होता है पीला, और फूली सरसों यानी लहलहाती फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिए हैं। आसमान मानो पुष्प रस यानी मधु लेकर आया है। वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो गया है, परंतु उसका कंत जो है यानी पति वीर वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है और युद्ध भूमि में जाना चाहता है। फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारूं बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, तो वीरों का कैसा हो बसंत। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाएगा। तो यहाँ पर कोकिला यानी कोयल बसंत में कूक कूक के कह रही है अपनी मधुर वाणी में कि युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं, वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह होता है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी क्या उनका अच्छा होगा क्या उनका बुरा होगा, उनकी जीवन मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, दोनों को वो हथेली पर लेकर चलते हैं।
जीत मिलेगी तो जीवन मिल जाएगा और हार मिलेगी तो मृत्यु। कवित्री पुनः प्रश्न करती हैं, युद्ध पर जाने वालों के वीरों का वसंत किस प्रकार का होगा? गलबाहें हो या हो कृपाण। गलबाहें कहते हैं गले में पड़े हुए बाहों के हार को, और वो किनके हैं? उनकी प्रियतमाओं के, उनकी पत्नियों के, उनकी प्रेमिकाओं के। या हो कृपाण, कृपाण कहते हैं तलवार को। चल चितवन हो या धनुष बाण, तो धनुष बाण कहते हैं तीर कमान को, और चल चितवन यानी नैनों के बाण को। हो रस विलास या दलित त्राण, तो रस विलास यानी जो उनके जीवन में प्रेम और सुख भरा हुआ है वो उसको चुने, या फिर दलित त्राण यानी जो दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध है उसका रास्ता अपनाएं। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं, यानी वो युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और दूसरी ओर वो उनके गले में उनकी प्रियाओं की बाहों के हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाला वीर जो है वो कृपाण चुने यानी तलवार चुने, या अपनी प्रियतमाओं को चुने, उनके बाहों के हार को अपनाए। वे धनुष बाण संभाले या प्रियों के नैनों के बाण को। वे विला समय में जो जीवन में प्रेम और सुख से भरा हुआ है उसका चुनाव करें, या फिर उन लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं जो दबे कुचले हैं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब सुख दुख के बीच उनका वसंत कैसा होगा। और आखिरी में भी वो यही प्रश्न पूछती हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। है कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर अतीत होता है जो समय बीत गया हो, मौन यानी चुप रहना, और त्यागना यानी कोई चीज़ को किसी पर निछावर कर देना। कुरुक्षेत्र होता है जो युद्ध भूमि होती है, उसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे कवित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं। युद्ध क्यों होते हैं? उससे किसी का कभी कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, यानी कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सकें। तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये प्रश्न अब भी कवित्री कर रही हैं। हल्दी घाटी के शीलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, जो दो जगह आज स्मृति ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ हल्दी घाटी और शीलाखंड के बारे में बात की गई है कि कवित्री चाहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने, जो हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों का आवाहन किया जाए, और देश के गौरव यानी महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों का ज्वलंत स्मृतियाँ को फिर से जगा दिया जाए, ताकि जो देश के नौजवान हैं उनमें देश पर कुर्बान होने का एक नया जोश पैदा हो सके। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती हैं, और उनका प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, कलम बधी स्वच्छंद नहीं। तो स्वच्छंद होता है स्वाधीन, और फिर हमें बतावे कौन हंत। हंत होते हैं जो खेद या दुख की खबर के सूचक होते हैं, उन्हें हम हंत कहते हैं। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन आखिरी पंक्तियों में कवित्री दुख प्रकट करते हुए ये कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे, जो छंदों में जान डाल सकें, जो उनके छंद हैं उसमें वो ऐसी
प्रेरणा डाल सकें, जो आज के कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं लिख पाती, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम हैं, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त यानी प्रकट नहीं कर पाती। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी हमारे जो पुराने कवि थे वो इस बारे में अच्छे से बता पाते थे अपने छंदों के द्वारा कि हमें आज़ादी पाने के लिए कैसे कैसे बलिदान देने हैं, और उनमें एक प्रेरणा जगा पाते थे। मगर आज के कवि में वो बात नहीं है कि अपनी कलम द्वारा वो स्वाधीनता के लिए कुछ ऐसा लिखें। तो फिर कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, उनके बारे में बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम यानी गांव। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने पर गौरव प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित यानी मान सम्मान के साथ शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनैतिक योगदान दिया है, यानी ये पॉलिटिक्स में भी जुड़ी थी। बिखरे मोती, उमादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। तो ये तो हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। अब चलिए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उदधि यानी समुद्र या सागर। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को। दिगंत होते हैं दिशा का छोर। अनंग है कामदेव। वसुधा पृथ्वी धरती को कहते हैं। पुलकित होता है रोमांचित। कंठ पति या प्रिय। मारू कहते हैं एक बाजा या फिर राग जो युद्ध के समय गाया या बजाया जाता है। गल बाहें होती हैं गले में बाहों का हार। कृपाण कहते हैं तलवार को। ज्वलंत होता है प्रकाशवान। प्रचंड यानी बहुत अधिक तीव्र, बहुत तेज। दुरंत कहते हैं अति गंभीर बात को। हंत खेद या शोक का सूचक, जो हमें इंडिकेट करता है कि दुख है या सुख है, उसे हंत कहते हैं। स्वच्छंद यानी स्वाधीन। चितवन कहते हैं दृष्टि या कटाक्ष को। तो ये तो हो गए शब्दार्थ, और इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मंजरी बुक के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका प्रश्नोत्तर की वीडियो लिंक और प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक आप वहाँ से देख लें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।